नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, देखते ही देखते 2024 का लोकसभा चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। जी हां, अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है 2024 का लोकसभा चुनाव। 1 जून को वोटिंग होगी, जिसके लिए आज प्रचार बंद हो गया, थम गया प्रचार। अब सभी पार्टियां 1 जून को अपनी किस्मत आजमाएंगी, अपने भाग्य पर जोर लगाएंगी। अभी तक जो मेहनत की है, जो रैलियां की हैं, जिस तरीके की तैयारी की है, उस पर एग्जाम देना है उनको 1 तारीख को। बहुत महत्वपूर्ण चरण है, आखिरी चरण है, पूर्वांचल का चुनाव है। साथ ही साथ खास इसलिए भी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सीट है वाराणसी, उस पर भी चुनाव इसी चरण में होना है। तो कुल मिलाकर के बेहद खास चरण, आखिरी चरण। इसके बाद से एग्जिट पोल आने शुरू हो जाएंगे और 4 जून को नतीजे आ जाएंगे, जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार है कि इतने लंबे और इतनी भीषण गर्मी में चले चुनाव का आखिरकार जनता ने क्या रिपोर्ट कार्ड दिया है, क्या रिजल्ट निकला है, कौन फर्स्ट डिवीजन में डिस्टिंक्शन के साथ पास हुआ है, किसकी 3rd डिवीजन आई है, कौन फेल हो गया है या फिर किसी ने टॉप किया है, ये सब कुछ पता चलेगा। अग्नि परीक्षा है भारतीय जनता पार्टी की, अग्नि परीक्षा है इंडिया अलायंस की, अग्नि परीक्षा है बीएसपी की। सभी लोग अग्नि परीक्षा से गुजर रहे हैं और यहाँ तक आते आते मतलब ये समझ लीजिए कि बिल्कुल पीक पे पहुंच गया, चीजें पीक पे पहुंच गया, चुनाव सब कुछ चल रहा है, साम दाम दंड भेद, हर तरीके की भाषा का प्रयोग किया गया, सब कुछ हुआ। अब ये जो 13 सीटें हैं, 13 सीटों में से 11 सीटें ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। सबसे ज्यादा चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए है, क्योंकि उनको अपनी वो सीटें तो बचानी है, साथ ही उसमें कितना इजाफा वो कर पाते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। अब कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट को भी इस बार खतरा है, वहां पर भी उनके खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा वर्ग है, एक बड़ा धड़ा है जिसे कह सकते हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में खड़ा होता है और वो कहते हैं कि नहीं, ये बहुत जीती हुई सीट है भारतीय जनता पार्टी की, 2 बार से यहाँ से जीत चुके हैं प्रधानमंत्री, और ऐसा सवाल ही नहीं पैदा होता कि यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई हरा सके। सिर्फ देखना ये होगा कि हार जीत का मार्जिन कितना होता है। तो बड़े आश्वस्त हैं उस सीट के लिए। अब वो कौन कौन सी हैं? 13 सीटें जिस पर 1 तारीख को ये अग्नि परीक्षा होनी है। महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज। ये है वो 13 सीटें। और आज हम बात करेंगे घोसी की। घोसी महत्वपूर्ण सीट है। घोसी पर आप देखिए कि पीछे उपचुनाव हुआ था, चूंकि जो दारा सिंह चौहान थे समाजवादी पार्टी के, वो चले गए थे बीजेपी में और उनकी जगह खाली हुई थी, इस्तीफा देके गए थे। तो वहां से समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह चुनाव लड़े थे और सुधाकर सिंह जीत गए थे। 50,000 से ज्यादा की उनकी लीड थी। ये सीट जो है समाजवादी पार्टी के खाते में पहले कभी नहीं रही है। इस पर बसपा का वर्चस्व रहा है इससे पहले भी, और एक बार फिर से एक मजबूत नेता पर दांव लगाया है बसपा ने। यहाँ से पूर्व सांसद बालकृष्ण चौहान को उतारा है मैदान में बसपा ने अपनी तरफ से। इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का और एनडीए का गठबंधन है, तो इसमें सुभाषपा जो ओम प्रकाश राजभर वाली पार्टी है वो भी शामिल है। तो ये सीट उनके हिस्से में गई है घोसी। इस पर उन्होंने अपने बेटे अरविंद राजभर को उतारा है और देखने वाली बात होगी कि अब कौन किस की तरफ जाता है। समाजवादी पार्टी ने अपने सचिव को, जो राजीव राय हैं, उनको मैदान में उतारा है और बीएसपी की तरफ से तो पूर्व सांसद बालकृष्ण चौहान मैदान में है ही। अब चूंकि पूर्वांचल का चुनाव है, तो ये चुनाव किसी चेहरे का नहीं होता, ये चुनाव किसी पार्टी का नहीं होता। यहाँ का चुनाव ये पूरी तरीके से बेस्ड है जातीय समीकरण पर। लोग अपनी बिरादरी को देख करके, उस कैंडिडेट की जाति को देख करके वोट करते आए हैं शुरू से ही। एक जमाने में ब्राह्मणों का और ठाकुरों का यहाँ वर्चस्व हुआ करता था, उन्हीं की तूती बोलती थी। उसके बाद धीरे धीरे चीजें बदली, जातिगत समीकरण भी बदले, सब कुछ बदला, तो वो चीज ने दूसरा रूप ले लिया। अब जाति जितने भी हो गई, चाहे आपके
लोनिया चौहान हो गए, चाहे राजभर हो गए, यादव हो गए, पटेल हो गए, मौर्य हो गए, कुशवाहा हो गए, ये सब जितने भी हैं अपने 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 कैंडिडेट उतारते हैं, उसी हिसाब से यहाँ पर वोटिंग का पैटर्न होता है। बसपा लड़ रही है, बसपा इस सीट पर मजबूती से लड़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बालकृष्ण चौहान का चुनाव अच्छा है, उनके साथ जो समीकरण है वो मजबूत समीकरण है, बस उसमें कुछ चीज अगर प्लस हो जाएंगी तो डेफिनेटली ये सीट बसपा के खाते में जा सकती है। अब कैसे? सबसे बड़ा जो यहाँ पर प्लस पॉइंट है और जो सबसे बड़ी ताकत है वो है दलित मतदाता। दलित मतदाता यहाँ पर बड़ी संख्या में है, 4.5 लाख के करीब दलित मतदाता बताया जाता है अनुमान के हिसाब से। इसके बाद 3 लाख के करीब लोनिया चौहान है यहाँ पर, जो खुद बालकृष्ण चौहान वो लोनिया चौहान कहलाते हैं यहाँ पर, वो हैं, उनकी संख्या बड़ी है यहाँ पर, 3 लाख के करीब है। इसके बाद बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता हैं, 3 लाख से ज़्यादा, और राजभर यादव ये भी ठीक ठाक यहाँ पर मात्रा में है, राजभर और यादव जो है। अब ऐसे में अगर दलित वोट बैंक और इनका जो लोनिया चौहान है ये मिलकर के, और साथ ही साथ कोई और 1-2 बिरादरी भी इनके साथ आ गई, क्योंकि कैंडिडेट का भी अपना बेस होता है, अपनी बिरादरी के अलावा वो दूसरी बिरादरी को भी खींच कर लेके आ पाने में काफ़ी सक्षम होता है, अगर वो ठीक ठाक अपने क्षेत्र का मजबूत नेता है तो वो चीज़ें अगर यहाँ बालकृष्ण चौहान यानी बीएसपी कैंडिडेट के साथ होती हैं तो उनका जो चुनाव है वो मजबूत और ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा आप देखिए कि सुभाषपा से जो है अरविंद राजभर है, अब इनका गढ़ है, इनके यहाँ पर इनका सब जीतते आए हैं लोग और बड़ा वर्चस्व रखते हैं ओम प्रकाश राजभर इस एरिया में। हालांकि मैं उनको बहुत कोई विश्वास पात्र नेता कभी मैं मान नहीं पाती हूँ, क्योंकि कभी दल बदल कर इधर, कभी दल बदल कर उधर, पलटू मार की तरह है, कभी भी किसी के साथ भी हो जाते हैं, कभी समाजवादी पार्टी के गुणगान करने लगते हैं, कभी बसपा सुप्रीमो मायावती को बहुत अच्छा बताने लगते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी में तो शामिल हो ही गए वो अपने दल को लेकर के, तो ये चीज़ है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी चूंकि यहाँ से कभी नहीं जीती इससे पहले घोषित उपचुनाव के अलावा। अब ऐसे में देखना ये है कि जो मुस्लिम मतदाता है 3 लाख के करीब, उसमें इनको यादव कितना मिलता है समाजवादी पार्टी को, इनको दूसरी बिरादरियां कितनी मिलती हैं, ये इनका चुनाव बनाएंगे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को यानी कि सुभाषपा को उनका अपना वोटर, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का वोटर, तो ये मिलकर के काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ बनाते तो हैं। लेकिन अब चूंकि दलित मतदाताओं के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा यहाँ पे, और लोनिया चौहान जो है उनके ऊपर काफ़ी कुछ निर्भर होगा कि कैसे क्या समीकरण ये लोग बिठा पाते हैं। अब बीएसपी के बारे में अगर यहाँ बात करें तो 2004 में और 2009 में यहाँ पर बीएसपी ने अपना परचम लहराया। इसके बाद 2014 में बीएसपी ये सीट हार गई थी। इसके बाद फिर 2019 में अतुल राय यहाँ से चुने गए, और क्योंकि रही है ना यहाँ पर बसपा का इतिहास रहा है ऐसा समीकरण के हिसाब से, तो ये सीट मजबूती से लड़ती हुई दिखाई दे रही है बीएसपी, और परिणाम बीएसपी के पक्ष में भी आ सकता है अगर जातीय समीकरण सटीक बैठा तो। अगर मतदाता ने एक तरफ होकर के, एक तरफ झुक करके, या अपनी बिरादरी की तरफ, जैसा कि यहाँ पर आपको बताया अभी कि बिरादरी और जाति के ऊपर ज़्यादा आधारित चुनाव है, तो ऐसे में जो घोसी सीट है वो भी कहीं ना कहीं आप ये देखिए त्रिकोणीय मुकाबला बनाती है। ऐसा आप नहीं कह सकते कि सुभाषपा और सपा में ही टक्कर है, नहीं, यहाँ पर बीएसपी को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। 1-2 सीटें और हैं, मैं उनका भी जिक्र करूँगी, हालांकि लोग नहीं मान रहे हैं, लेकिन जैसे देवरिया है, देवरिया पर भी मुझे बीएसपी मजबूत लड़ती हुई दिखाई देती है। इसके अलावा आपकी ये घोसी की सीट, तो ऐसा नहीं है कि बीएसपी कहीं फाइट में नहीं है, बीएसपी फाइट में है, कई जगह पर अच्छा लड़ी है, कई जगह पर अच्छा कर सकती है। घोसी के चुनाव में कुछ भी हो सकता है, चूंकि जातिगत चुनाव है, और जो यहाँ पर जिस बिरादरी का कैंडिडेट होगा और मजबूती से लड़ता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए ओम प्रकाश राजभर के लिए एक परसेप्शन जिस तरीके से बना है पूरे चुनाव में, और वो चुनाव यहाँ तक आते आते
अब ओम प्रकाश राजभर के लिए लोगों की जो विचारधारा है, जो राय है, वो कितना काम करती है कि ये जीतने के बाद कभी कहीं होते हैं, हारने के बाद कभी कहीं होते हैं, तो वो चीज़ कितना काम करती है, वो फैक्टर यहाँ पर कितना काम करता है, ये देखने वाली बात होगी। अब पूरा चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग है घोसी का, क्योंकि यहाँ पर सभी मजबूती से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। त्रिकोणीय मुकाबले में ज़्यादातर देखा गया है कि सीट अगर बसपा मजबूती से लड़ी है तो फिर वो उसके पक्ष में चली जाती है। तो जो कुछ भी होगा वो 4 जून को पता चलेगा और परिणाम हम और आप डेफिनेटली साथ मिलकर के देखेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नई चर्चा में, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।